नमस्कार, मैं हूं सुयश सेठिया और जो नागपुर में अभी चुनावी माहौल है वो बहुत गरमाया हुआ है। कई जगह की टिकट निकल चुकी है, कई पक्षों की टिकट आना बचा है। तो अभी सबके अंदाजे लग रहे हैं, सब अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि किसको क्या टिकट मिलेगी। सो फिलहाल इस माहौल को, गरमाया हुए माहौल को ठंडा करने और थोड़ी सी चिट चैट करने के लिए आज मैं आ चुका हूँ हमारे समीर दादा से मिलने। समीर दादा विधानसभा क्षेत्र हिंगना के जो है वो लाड़के नेता है, यहाँ के एमएलए भी है। तो दादा नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनावी माहौल वापस गर्मा गया नागपुर में, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, ये हमारे जो 5 साल हम लोगों की सेवा करते, जी। जो विकास काम करते, जो लोगों को दिन रात हम उनके सुख दुख में रहते, तो ये हमारे एग्जाम टाइम है और हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले के जमाने में बोलते थे मेरिट में आना, हम लोग निश्चित ही मेरिट में आएंगे, इसमें कोई दो गुड बुक्स एक कह सकते हैं लोग। हाँ जी। जी। बीजेपी जो महायुति के साथ में अभी चुनाव लड़ रही है, महायुति की जब बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक होता है लाड़की बहन योजना। बताइए कैसा लाड़की बहन योजना क्यों आई, कैसा चल रहा है? बंद करा देंगे, बंद करने वाले हैं अभी, पहले ज्यादा पैसे देके बंद हो गई है, क्या है लाड़की बहन योजना का पूरा सीन क्या है? देखिए आप, लाड़की बहन योजना जो आदरणीय देवेंद्र जी शिंदे साहब और अजीत दादा ने जो चालू की है, ये जो हमारे गरीब महिला है उनको सक्षम बनाने के लिए, कोई ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। आप ये समझे कि ये सिर्फ इलेक्शन है इसलिए ये स्टंट नहीं है। जो गौर गरीब महिला है उनको सक्षम बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब विरोधी लोगों को कोई मुद्दा नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करना ये उनका अधिकार है, ये करते ही है और वो करते रहेंगे। आज अभी भी नहीं, आगे 10 साल भी वही लोग विरोध में रहने वाले, तो वो विरोधी लोग अपना विरोध करते रहेंगे और हम हमारा काम करते रहेंगे। आज आप गांव में जाएंगे, वहां पे जो गरीब महिला, आप उनसे बात करेंगे। आज मैं 3-4 दिन से घूम रहा हूँ हमारे मतदार संघ में, अभी चुनाव को लेके, ठीक है, विकास काम के लिए हम लोग घूमते थे तब कुछ नहीं बोलते थे, मगर आज जब हम प्रचार के लिए जाते तो वहां पे गांव गांव में, छोटे छोटे गांव में भी महिलाओं की संख्या हमारे प्रचार सभा में ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ये सरकार ने हमारा ध्यान दिया, हमको एक सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो जैसे भाई दूज होता है या राखी होता है, तो जब एक बहन एक भाई को जब आरती देती है, उसके भाई कुछ उनको एक भेंट अवसर पे कुछ सामान देते या कुछ रुपए देते, तो वही हिसाब से हमारे लाड़की बहनों के लिए हमारे नेताओं ने ओवारणी, उसको मराठी में बोलते, वो ओवारणी के लिए उन्होंने एक 1500 रुपए हर महीने का किया। और मुझे यकीन है आज 1500 है, कल जाके इसमें निश्चित ही इस पे अच्छा निर्णय हो कि ये 1500 का 2000 होता है कि और कितना होता है वो देखते। और विरोधी लोग इसको अपोज करके, इसमें उनके करीब के लोग, कांग्रेस के करीब के लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि दिस इज डिसीजन ऑफ अ गवर्नमेंट, व्हाट स्कीम टू ब्रिंग एंड व्हाट स्कीम टू स्क्रैप। तो और विरोधक लोग बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन तक के, तो मध्य प्रदेश में भी ये स्कीम है और इतने सालों से चल रही है, उसका लोगों ने आशीर्वाद मध्य प्रदेश में दिया, तो महाराष्ट्र में भी 100% उसमें हमको मिलने वाला है। बस फर्क ये है कि महाराष्ट्र में अभी चालू किया। हाँ जी। और जैसे सर मैं हिंगना बहुत घूमता हूँ, इधर हिंगना साइड घूमने आते हैं थोड़ा सा फ्रेश होने, या बहुत सारे कॉलेजेस है। 2014 में भी देखा मैंने हिंगना जो क्षेत्र था वो कैसा था, 2019 में भी देखा, 2024 में भी देख रहा हूँ। तो ये समय पे हिंगना जो क्षेत्र है वो बहुत डेवलप हुआ है। तो सर देखो, डेवलपमेंट की बात तो सबने आपके डेवलपमेंट देखे है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी 2024 में जो चुनाव होंगे, उसके रिजल्ट आने के बाद आप जीत के आएंगे, तो उसके बाद आपका क्या ब्लूप्रिंट है, उसके बाद आप क्या क्या काम और करेंगे? देखिए, अभी आपको भी पता है कि मेट्रो फेज 2 ये हमारे हिंगना तक के, बुटीपुरी में तक के जाने वाला है। हमारी कोशिश रहेंगी फेज 3 में वो वाड़ी तक के जाए और थोड़ा दूर तक के जाए, यहाँ गोदनी बोकारा तक के जाए, तो वहाँ के भी जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। आज कोराडी माता का इतना बड़ा मंदिर, मुझे लगता है सेंट्रल इंडिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा मंदिर कोराडी माता का है, वहाँ तक के मेट्रो जाना चाहिए। कोराडी में जाते समय, दर्शन के समय, नवरात्र में वहाँ इतनी भीड़ रहती है, ये सब चीजें। और हमारे जो गांव खेड़े का अभी भी जो थोड़ा बहुत विकास बाकी है, कई गांव में अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम लोग दिन रात करते हैं। जल जीवन मिशन
ये आदरणीय मोदी जी की कल्पना थी, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जिला परिषद को लिया, पर जिला परिषद ने वो इम्प्लीमेंट बराबर नहीं किए। तो उसको जब तक के जिला परिषद जब तक के चीजें भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में नहीं आती है, यानी सरकार जैसे मोदी जी वहां बैठ गए, अभी हमारी विधानसभा है, विधानसभा के बाद जिला परिषद है, जब तक जिला परिषद भी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में नहीं आती तब तक के ये स्कीम अधूरी रहेंगी। और मुझे यकीन है कि जिला परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, अब चलिए, जब अब डेवलपमेंट की बात हो रही है और आगे आपके ब्लूप्रिंट की बात होगी, अब बता भी दीजिए कि आपने अभी तक कितना काम किया और कितने धनराशियों का काम हो चुका है, ये भी बता दीजिए सर। एक नेता को यही तो लगता है। एक तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं लोगों का कार्य करता हूँ, एक सामान्य इंसान जैसे रहता हूँ, सामान्य लोगों के साथ हमेशा उठता बैठता हूँ। मुझे आनंद है कि पहले 5 साल में 4,500 करोड़ रुपए के काम आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय गडकरी साहब, आदरणीय बावनकुळे जी के माध्यम से लाए। दूसरे टर्म में 2.5 साल बोगस सरकार भी बोल सकते हैं, महाविकास नहीं, महाबकवास सरकार थी, और वो सरकार ने हमको पूरे हमारे हाथ बांध दिए थे। जो काम हमारे पिछले गवर्नमेंट के थे उसको भी कैंसिल करने का उन्होंने प्रयत्न किया। हम लोग कोर्ट में गए तो बच गए, हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम लोग बच गए, नहीं तो जो काम हमारे मंजूर थे वही कैंसिल करने को लगे थे। फिर भी जैसे बोलते भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इस महाराष्ट्र में, और 2.5 साल में करीब 2,500 करोड़, यानी 10 साल पकड़ेंगे तो करीब 7,000 करोड़ के काम अपने हिंगना मतदार संघ में मैं कर चुका हूँ, जिसका मुझे लोगों के कारण, जिनके आशीर्वाद के कारण मैं कर चुका हूँ, सब नेताओं के कारण मैं कर सका हूँ, उसका मुझे आनंद है। इन 10 सालों में ना अभी सर, बिल्कुल मैंने जैसे बताया, घूमते हैं वहाँ 10 सालों में दिखा है कि कैसा डेवलपमेंट हुआ है, पूरा काया पलट हो चुकी है। लेकिन सर एक और चीज थी मेरे मन में, ऐसा लगता है कि जब हिंगना रोड से जाते हैं तो एक तरफ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और एक तरफ पूरा मतलब कॉलेजेस है, कई बच्चे अप डाउन करते हैं, कई लोग वहीं रहते हैं या वहीं उनका प्रॉपर रहना है, इधर उधर सब जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया रहा तो वहां पे सर जो डेवलपमेंट की बात है, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स चलना है ना, क्रेन्स चलना और पूरा माल अपलोड होना, पूरा वो होना अपलोड। और एक तरफ अगर स्टूडेंट की बात करें तो उनकी सेफ्टी का और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, ये दोनों का आपके पास एक क्या सॉल्यूशन है या क्या एक मैनेजमेंट है कि दोनों की सेफ्टी बराबर रहे? देखिए, ये क्वेश्चन ना आपका बड़ा अच्छा है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। 5 साल पहले हिंगना से नागपुर आने का डांबर का रास्ता था। हर बारिश में गड्ढे होते थे, लोग गिरते थे, वो मुझे फोन लगाते थे, साहब आपका रास्ते पे ध्यान नहीं, आप इसको अच्छा करो। अब हमने नागपुर से लेके हिंगना तक के सीमेंट का रास्ता बनाया। अब मुझे फोन आते कि ऐसा आपने रास्ता बनाया कि बच्चे लोग या लोग वहां पे बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं। तो कहीं तभी पब्लिक का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज अपने यहाँ कानून है कि हेलमेट पहनना चाहिए, लोग वो नहीं फॉलो करते। अभी जैसे मैंने बताया कि मेट्रो आने वाली है, हिंगना तक के मेट्रो जाने वाली, तो कभी कभी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हर काम सरकार नहीं कर सकते। अगर स्पीड लिमिट 50 की अगर आप 100 की स्पीड में चलाए तो इसकी जवाबदारी सरकार नहीं ले सकती। हेलमेट का रूल है, कंपलसरी पहनना चाहिए, चाहे आप सब्जी लाने जा रहे हैं या कॉलेज लाने जाए। सब्जी जाते समय एक्सीडेंट नहीं हो सकता है क्या? ऐसा कोई नियम है क्या? हो सकता है, मगर आपने अगर नियम अच्छे से करे और खुद की जवाबदारी खुद ले तो निश्चित ही मुझे लगता है कि एक्सीडेंट्स या ये सब चीजों से अपन बच सकते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करके अपन ने काम किए तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों से अपन बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ भी चीज ऐसा होता है तो सरकार पे पहले लोग सवाल उठा लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी है ना सर, खुद को सिखाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। इसमें ही इससे रिलेटेड एक और चीज थी कि सब मैंने देखा है, मतलब ऐसा वन साइड नहीं बोलूंगा, विद प्रूफ मैं ये चीज बोलूंगा कि जैसे हम जैसे जो लोग हैं जो आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए कॉलेजेस पहले नागपुर में नहीं हुआ करते थे। हम पुणे जाते थे, मुंबई जाते थे, महाराष्ट्र के बाहर जाना है तो हैदराबाद जाते थे, बेंगलोर जाते थे। तो आपने नागपुर में इतना एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो इतना डेवलप कर लिया है कि अब बाहर जाने की नागपुर वालों को जरूरत नहीं है, जो कि नागपुर करेंटली एक बहुत बड़ा स्किल्ड लेबर बोल सकते हैं, स्किल्ड जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका शॉर्टेज फेस करता है। यही कारण से कि वो लोग बाहर चले जाते हैं। तो सर अब ये तो हो गया जो हम जैसे लोग जो है वो इस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन सर कुछ घर ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनके जो बच्चे वो एम्बिशियस है,
उनमें एक चाह है पढ़ने की। तो इसके लिए सर आपने क्या किया, बीइंग इतना एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो आप चलाते हैं, तो उसमें क्या किया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय गडकरी जी और देवेंद्र जी ने आईआईटी और फार्मेसी कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये गवर्नमेंट के माध्यम से लाए। और देखिए, कोई भी चीज ना बदलने के लिए एक प्रोसेस लगती है। अभी ये सब इंस्टीट्यूशंस आए और गौर गरीब जनता के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी महाराष्ट्र शासन ने एक बहुत अच्छा निर्णय एक 4 महीने पहले लिया है, जिसमें जो गरीब घर की महिला है, बच्चियां हैं, उनके लिए अभी ऐसे 50 से 52 कोर्सेस है, एग्जैक्ट नंबर्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 52 कोर्सेस या 55 कोर्सेस ऐसे है कि वो गरीब घर की अगर बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो उसका पूरा एजुकेशन, ट्यूशन फीस, उसके बाकी सारे खर्चे ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करने वाली है। तो इससे एक सी चेंज आएगा। और बच्चों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, इतने सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल रहते हैं कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं रहता है। आप हमेशा मोबाइल लेके इंस्टाग्राम चेक करते या फेसबुक करते, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो देर आर एन नंबर्स ऑफ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप उसका अगर ध्यान से अगर आप उसकी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं से उसका फायदा मिलेगा। क्या बात है, एक और चीज का जो है आपने सोल्यूशन दे दिया है। सर कई बार ऐसा होता है कि चीजें होती है लेकिन लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ थोड़ा सा मतलब पता नहीं रहता है, उस कारण से हम लोग बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अभी यहाँ पे बोटीपुरी फ्लाईओवर का काम वो है चालू है, या बाड़ी फ्लाईओवर जो अभी बना है, तो सब पूरा नागपुर में फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, फ्लाईओवर क्यों जरूरी रहते हैं और जो बने हैं तो उससे क्या फर्क पड़ा है? निश्चित ही देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 5 साल पहले जो पहली हमारी गवर्नमेंट आई थी, नया नया मैं विधायक करके मैं जब एमएलए बन के मैं चुन के आया था और सब गांव में जाके भेंट दे रहा था। जब मैं भुट्टीपुरी में गया तो वहाँ एक हमारे नेता है, उन्होंने एक प्रश्न मांडा कि रखा मेरे सामने कि यहाँ पे फ्लाईओवर मंजूर है मगर वो वहाँ पे कोर्ट केस है, इसके कारण वो पेंडिंग है। जब मैंने उसके बारे में पता लगाया तो वकील से मिला तो वकील बोले कोई आदमी ने वहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके वो कुछ जाली कागज बनाए और कोर्ट में पीआई डाला। मैं गडकरी जी के पास गया, उनको जब मैंने मिला तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जब वो हम एक पर्टिकुलर वकील साहब से मैं जाके मिला, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि वो आज बड़े उनका बड़ा पद है, इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस बताए, जिसमें एक क्वेश्चन था कि पिछले 5 साल में यहाँ कितने लोगों का एक्सीडेंट होके उनकी जान गई। आपको झूठ लगेगा, यानी आपको आश्चर्य लगेगा कि एक आदमी के पीआईएल से कारण जो फ्लाईओवर 5 साल पहले बनना होना था, वो पीआईएल के कारण वो रुका गया और उसके कारण करीब करीब 70 लोगों की जान गई। अगर 5 साल पहले अगर वो फ्लाईओवर बनता था तो हो सकता था वो 70 लोगों की जान बच जाती थी। वाड़ी भी इतना बड़ा जंक्शन है, वहां पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है, आज वहां के फ्लाईओवर बने तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स ये टल सकते हैं फ्लाईओवर्स के कारण। ये बिल्कुल सही बात है। सर हमने देखा भी है, एक हमारे पास जीता जागता एग्जांपल रामझूला फ्लाईओवर भी है, जो एक तरफ बन रहा था लेकिन बहुत समय से वो बन ही रहा था। उसके बाद में जो उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ बहुत अलग है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा कि बीते दिनों में, बीते सालों में एक बहुत ही डरावना सपना जैसा आया था कोविड लोगों की जीवन में, और सर मैंने पर्सनली आपको देखा था कि आप शायद पीपी किट पहन के सब जगह मतलब आप मिल रहे थे लोगों से, या उनका सर वो पूरा सिनेरियो क्या था, क्या आपने फेस किया, क्या आपने देखा और आपने क्या फील किया पर्सनली कोविड में? लोगों का ऐसा कहना है कि जो गरीब है या जो मिडिल क्लास है उन लोग को ही कोविड ने तोड़ा है, लेकिन आपने अब आप जैसे बताया कि आप जनता के प्रतिनिधि है, और तो आपने क्या फील किया सर और क्या देखा, पूरा कोविड का एक्सपीरियंस बताइए। कोविड ये बहुत ही भयानक, जैसा आपने बोला कि सपना, वो सपना वो हकीकत बन गया अनफॉर्चुनेटली, और तब इतने बुरे हाल थे। आप देखिए मेरे यहाँ पे दोनों इंडस्ट्रीज है, हिंगना और बुट्टीपुरी। वहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ तो सारे एस्टेब्लिशमेंट्स बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गए, लोगों के लिए खाने के लिए नहीं था।
तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों के हमने एक ऑनलाइन मीटिंग ली, क्योंकि तब तो आना जाना सब बंद था। एंड हमने सोचे कि अपने जनता, तब तो जस्ट इलेक्शन खत्म हुए थे अक्टूबर में, और मार्च में लॉकडाउन हुआ था, 20-22 तारीख को कुछ लॉकडाउन हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तारीख, 20 से 23 के बीच में हुआ था। और हफ्ता भर हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है, मगर वहां से लोगों के हमको फोन आ रहे थे कि भैया हमारी परिस्थिति खराब हो रही। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम भोजन दान करेंगे। और धीरे धीरे एक गांव से चालू करते करते, बुट्टी गांव में बोल रहा हूँ मगर बुट्टीपुरी शहर जैसा है, और वहां से हमने शुरुआत की है। हमने एक्सपेरिमेंट किए कि वहां शुरू करके देखते, और धीरे धीरे करते करते हम करीब करीब 16 गांव में हमने भोजन दान का काम चालू किया, 2.5 महीने तक के, और करीब करीब 50,000 लोगों को हम रोज का खाना आखिरी 15-20 दिन दिए। उसका मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम हमारे माध्यम से तब हुआ था। और वाड़ी में एक बहुत अच्छा हमने एक नया एक्सपेरिमेंट चालू की थी कि 2 रोटी गरीबों के लिए, अगर आपके घर में 6 रोटी बनती है तो 2 रोटी और बनाई है। और हमने हर मंदिर के बाहर हमने ड्रम रखे थे, लोगों ने 10-10 रोटी, कोई इंसान ने अपने अपना व्यवस्था देख के, किसने 2 रोटी, किसने 10 रोटी ऐसे बनाए थे कि हमको एक टाइम की रोटी बनाने की जरूरत ही नहीं रहती। और फिर उसको ले जाके हम सब जगह डिस्ट्रीब्यूट, सब जगह नहीं, हमारा सेंटर्स बनाए थे हमने, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। उसमें बकायदा जो भी तब प्रोटोकॉल्स थे, वो डिस्टेंस मेंटेन करके गोले में रहते थे। लोगों ने भी बहुत डिसिप्लिन वे से उसको तब उन्होंने वो सब किया। और हॉस्पिटल के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो मुझे आनंद है कि ये 10 साल में सबसे बड़ा काम मेरे हाथ से कुछ हुआ तो कोविड टाइम में हमारा शालिनीताई हॉस्पिटल और हमारा सावंगी हॉस्पिटल के माध्यम से हिंगना मतदार संघ के लोगों को हमने बिल्कुल परेशानी होने नहीं दी, ऐसा मेरा मानना है। हर इंसान का, जो मुझे 700 से 800 फोन रोज आते थे, हर इंसान को मैं कहीं ना कहीं व्यवस्था कराने की मैं कोशिश किया। और इतना ही नहीं, जब सेकेंड वेव आई थी तब हमारे डॉक्टर्स भी काफी डर गए थे। तो मैंने बहुत सोच के एक बहुत बड़ा हिम्मत का डिसीजन लिया। मैंने सोचा चलो हम लोग हमारे डॉक्टर्स का थोड़ा सा मोराल बढ़ाते हैं, और मैं खुद पीपी किट पहन के करीब करीब 2 से 2.5 घंटा हमारे हॉस्पिटल में घूम के, हमारे जो पेशेंट्स थे उनसे मिल के, हमारे डॉक्टर से मिल के, सारा राउंड लेके सबको हिम्मत देके मैं बाहर निकला था। तो ये कोविड टाइम का एक बुरा एक्सपीरियंस में से कुछ अच्छी चीजें भी हमको सीखने को मिली कि जो परिवार, जो इतना अपन जब बिजी रहते तो परिवार पे ध्यान नहीं देते, कोरोना टाइम में अपन परिवार से जुड़े, ये सब चीजें, कुछ बुरी चीजों से भी अच्छी चीजें सीखना चाहिए, सब मुझे लगता है। सर अब तो मतलब ऐसा हो गया कि कोई बोले ना बोले, मैं तो आपको फिर कोविड वॉरियर ही टाइप बोलूंगा कि आपने लोगों की इतना निकल के हेल्प की, बिकॉज जो चीजें आपने की है, जो आप सामने निकले, सर लोग घर से नहीं निकल रहे और आप सामने निकल कर हॉस्पिटल गए, तो सही में बहुत कमेंडेबल चीज है। एक और चीज जो है मेरे आपके ये इस बात से ध्यान में आई कि सर आपने जब एंट्री किए थे, आप जब एमएलए बने थे, तब एक ही नगर परिषद थी, एक भी नहीं थी, एक भी नहीं थी, और अब 6 है, 7 है, 7 है, 4 नगर परिषद है और 3 नगर पंचायत है। अच्छा, तो जब आपने एंटर किया तब एक भी नहीं थी, और अभी 7 का ऐसा पूरा अपने टीम बना के, तो सर क्या एक्सपीरियंस था, क्यों और क्या जरूरत थी? ये जो 7 बड़े गांव है, ये पहले ग्राम पंचायत थी, और ये ग्राम पंचायत का जो इनकम रहता है वो हार्डली बहुत कम रहता है, जिससे वो गांव का विकास नहीं होता था। तो हमने थोड़ा अभ्यास करके इसको नगर परिषद, नगर पंचायत किए, और सिर्फ किए ही नहीं, तो ये 7 जगह को मिला के हमने 400 करोड़ रुपए की वहां पे योजनाएं लाके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने फोकस करके, कहीं पानी पुरोठा योजना, वाड़ी में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, वहाँ की पानी पुरोठा योजना फेज 1 पूरी कंप्लीट की है। माना डोंगरी और बुट्टीपुरी की अभी पानी पुरोठा योजना मंजूर हुई है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे करीब करीब 400 करोड़ रुपए हम लोगों ने निधि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से लाके उस पे विकास काम पे लाया है। मतलब मैं ये समझ सक रहा हूँ कि अगर एक गांव है उसको सिटी से कनेक्ट करना है, तो वहां पे ये सब योजनाएं लाके या तो पूरा डेवलपमेंट करके ही उसको सिटी के लायक बना सकते हैं ताकि वो कनेक्ट हो सके, राइट? सी, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ठीक है, इतना भी आपकी बातों से इतना समझा। सर एक और चीज,
एक और चीज ये थी कि आपकी एक और योजना है जो कि ऐसे छुपते छुपते मुझे पता चला कि एक और योजना है जिसका नाम है घरकुल। घरकुल योजनाओं का काफी लोगों ने लाभ भी लिया, और सर उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? नहीं, ये आदरणीय मोदी जी का सपना था अच्छा। कि हर गरीबों को घर मिलना चाहिए। अच्छा। करीब करीब 7,500 घरकुल हमारे यहाँ पे मंजूर हुए थे, मगर हिंगना उसके क्षेत्र में। हिंगना क्षेत्र ओके ओके, हाँ। और करीब करीब उसमें से कुछ लोगों के पास कागज पत्र नहीं थे। हम्म। कुछ ग्राम पंचायत जो हमारे विरोधी लोगों का है, उन्होंने बराबर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर गरीबों का घर बनता था तो उनका राजकारण खराब होता था। ये भी बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी हम लोगों ने उस पर मेहनत करके आज करीब करीब 4 से 5 हजार लोगों के हमारे मतदार संघ में गरीब लोगों के घर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, मेहनत से, उनके कामों से वहां पे हुआ है। तो ये मुझे लगता है, और अभी खुशी की ये बात है कि फेज 2 भी अभी अनाउंस हुआ है। उसमें जो 2.5 लाख रुपए का जो कॉस्ट था, अभी उसको 3 लाख रुपए कर दिया है, और वो भी फेज 2 इमीडिएटली आफ्टर महाराष्ट्र के इलेक्शन होने के बाद उस पे काम हम चालू कर देंगे। अच्छा, मतलब अभी इलेक्शंस के बाद जी। अब जब जो गांव है उनको शहर की तरफ जोड़ने की योजना लाके सब डेवलप करने की बात आती है, तो एक और बात आती है सर, गांव से डायरेक्टली कनेक्शन है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के लिए क्या प्लान है आगे का, और अभी तक क्या हुआ है? देखिए, आपको पता ही होगा कि आदरणीय मोदी जी ने 6,000 रुपए सालाना, और वही स्कीम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय देवेंद्र जी, एकनाथराव शिंदे साहब, अजीत दादा ने 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट, 6,000 स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे 12,000 रुपए खासकर जो हमारे फार्मर्स है उनके खाते में डायरेक्ट जमा होते हैं। आज 3-4 महीने पहले बहुत अच्छा निर्णय बजट में हमारे सरकार ने लिया कि जो 7.5 हार्स पावर तक के जो किसान यूज करते उसकी बिजली का अभी उनको बिल नहीं आएगा। वो करीब करीब अगर आप पकड़ लेंगे तो 24,000 रुपए का, एक मैं टेंटेटिव फिगर बता रहा, 24,000 रुपए का आप पकड़ लीजिए कि वो मदद इनडायरेक्टली काश्तकारों को हो गई। लाड़की बहन योजना अगर घर में एक है तो उसके 18,000 रुपए। आज राशन देखिए वो निःशुल्क है। तो मेरा तो करीब करीब मानना है कि करीब करीब 1 लाख रुपए एक घर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, चाहे वो मोदी जी की हो या हमारे महाराष्ट्र की हो, ये 1 लाख रुपए का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट अनुदान हर फार्मर्स को, हर गरीब लोगों को घर पे। अभी आपने कैलकुलेशन करके बताया तो समझा सर, क्योंकि इसकी बात कोई करता नहीं है। बात करते हैं किसान आत्महत्या की, है ना, घर की बेरोजगारी की, ये सब बात करते हैं। अगर सर 1 लाख रुपए अगर घर में जा रहे तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इतना हाइपर नहीं लेके थोड़ा सा चिल वाला बात करेंगे, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो ये जो माहौल है वो ऐसा ही क्रिएट हो जाता है। तो एक थोड़ा सा पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट नहीं, मैं गाने सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, क्या करते हैं? मैं जिम करता हूँ। अच्छा। रोज का आधी पौन घंटा 1 घंटा जैसे टाइम मिलता है, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे दोस्त काफी है, उनके साथ में टाइम बिताता हूँ, और कहीं ना कहीं खुश रहने का कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, देखिए पॉलिटिक्स देखे तो एक प्रोफेशन ही है, ठीक है, और जब एक प्रोफेशन में कोई प्रोफेशनल आदमी चलता है तो उसके पीछे एक इंस्पिरेशन होती है कि हाँ, इस इनके जैसा, इनके कहे शब्दों पे या इनके एक्शंस पे मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके इस चीज को आगे ले जाऊंगा। सर आपके पीछे कौन है? इसमें मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर है। वो हमेशा एक बात हमें कहते हैं, जो गुरु मंत्र बोलते हैं, वो गुरु मंत्र ये है कि बेटा, तुम्हारे पीठ पीछे किसने तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोला तो चलेगा, मगर तुम्हारे पीठ पीछे किसी ने तुम्हारे लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। इसका आप ध्यान रखो तो आपको हमेशा यश मिलेगा। क्या सर, इस गुरु मंत्र को आज मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और इसी पे चलने की कोशिश करके। सो वेल, ये थे हमारे साथ समीर मेघे जी, जो कि हिंगना कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है। और एक बात आपसे बस कहना चाहूंगा कि हमने नागपुर को बनते हुए देखा है, हमने हिंगना को भी बनते हुए देखा है, तो इस बार जो वोट करें वो वोट डेवलपमेंट के लिए करें, वो वोट नागपुर के लिए करें, वो वोट अपने लिए करें। आपका जो भी मत हो, आप वहां पे मतदान जाके करें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतदान करते हैं तो ही आप एलिजिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कंप्लेंट्स है उसको फाइल करने के लिए या कंप्लेंट आगे बताने के लिए। तो मतदान जरूर कीजिए। धन्यवाद।